हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए मैं आपके लिए राजनीतिक शास्त्र के स्थानीय स्वशासन का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये है 1 फरवरी 1994, बी है 1 मार्च 1994, सी है 1 अप्रैल 1994, डी है 1 मई 1994। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 1 फरवरी 1994। संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के प्रावधानों के अनुसरण में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह 15 फरवरी 1994 को पहले राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो 1 है मतदान स्थगित हो जाएगा, 2 है मतदान स्थगित नहीं होगा, 3 है यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, 4 है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2, 3, सी है 3, 4 और डी है 2 और 4। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए ये जो है 1 हमारा नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 3, 4 हो जाएगा। यदि केवल अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा और 4 में है यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 46 के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 46 के अनुसार मतदान शुरू होने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाला एक ही उम्मीदवार शेष रह जाने पर उस सीट के लिए मतदान स्थगित कर दिया जाएगा। इसी के साथ उस सीट पर चुनाव के लिए नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ए है 25 वर्ष की आयु, बी है 30 वर्ष की आयु, सी है 21 वर्ष की आयु, डी है 18 वर्ष की आयु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 21 वर्ष की आयु। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। 2 है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपयुक्त में से कौन सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। तो कौन होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, केवल 2 जो है केवल 2 है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वहीं अनुच्छेद 243 अंग के यानी खंड 4 के अनुसार किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती, यदि वह विघटित नहीं की जाती। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है तो उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इन महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि यह है वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, बी है वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, सी है उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, डी है वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो क्या होगा उत्तर इसका?
नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ए है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, बी है संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, सी है संबंधित राज्य का राज्यपाल, डी है संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? ए है राज्य के गवर्नर, बी है राज्य के मुख्यमंत्री, सी है विधानसभा के अध्यक्ष और डी है भारत के राष्ट्रपति। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राज्य के गवर्नर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है राज्य वित्त आयोग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। यह वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 243 झ के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243 म के तहत नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर राज्य सरकार और इनके बीच राजस्व के बंटवारे हेतु अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। साथ ही यह राज्य द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को समुद्दिष्ट किए जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में भी अपनी संस्तुतियाँ राज्यपाल को देता है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो ये है जिला योजना समितियाँ, बी है राज्य वित्त आयोग, सी है उस राज्य का वित्त मंत्रालय और डी है उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। एक है राज्य निर्वाचन आयोग, 2 है राज्य वित्त आयोग, सी है जिला पंचायत और 4 है राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1, 2 और 3, सी दिया है केवल 2, 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसमें जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद जो है 243 ट के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ के तहत तथा जिला पंचायत अनुच्छेद 243 ख के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है। जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद नाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं के से संबंधित है? ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है भाग जो है 9A। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा भाग 9A। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए है 72वां, बी है 73वां, सी है 74वां, डी है 71वां। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 74। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए है 243 न, बी है 243 ध, सी है 243 द, डी है 243 प। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन जो है ये हो जाएगा 243(9)(1). संविधान के अनुच्छेद 243(9)(1) के तहत प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो क्या होगा उत्तर इसका? 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं यानी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम की अवधि 5 वर्ष नियत की गई है। अतः मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो निगेटिव प्रश्न है। तो ये सभी स्थान ये जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। बी है जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। सी है जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो। डी है जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो। यही जो है नहीं होगा। भारत की जनगणना के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी 3 शर्तें एक साथ पूरी करते हैं। एक है न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। 2 है कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। और 3 है जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? ए है कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अधीन। बी है संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन। सी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन। डी है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 79(2) के अंतर्गत पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय के संबंध में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करेगी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।